देखिए अब इस टॉपिक से क्या मतलब है कि डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमने एक काम करने का सोचा कि हमारे पास एक डाइपोल का पेयर है, सपोज इस तरह से बना हुआ है एक डाइपोल का पेयर। अब इसको एक हाईली इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं इसको लेकर जाता हूं। मैं देखिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स कौन है, तो एक चार्ज पार्टिकल होता है। तो एक तरफ हमारे पास मान लो फॉर एग्जांपल कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स, बेटर एग्जांपल लें तो वेन डी ग्राफ जनरेटर, ऐसे जो जनरेटर होते थे पहले, तो वो फील्ड के सोर्स होते थे बहुत अच्छे खासे। तो इससे एक फील्ड की तरफ मतलब फील्ड निकल रही होगी, और वो फील्ड कैसी है, सो वी अज्यूम कि वो फील्ड यूनिफॉर्म है। बट नाउ यू मे आस्क कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। देखो क्या होती है, हम एक सीट की बात करते हैं, कैसी सीट, तो आंसर ऐसे हमने एक सीट ले ली, इसी के सिमिलर हमने इसके सामने एक और सीट रख दी, ठीक है ना, इसी के सिमिलर सामने एक और सीट रख दी। तो ऐसे में क्या होगा, इसको जरा डायग्राम को देखते हैं। इससे प्लस मान लो और इसी के पैरेलल एक और सीट। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से भी निकलेगी, यहां से भी निकलेगी, क्योंकि दोनों चार्ज हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर तो जाना चाहेगी, लेकिन ऊपर वाली इसको दबाकर ऐसे लेकर आ जाएगी। अब ये वाली फील्ड नीचे भी जाना चाहती होगी, लेकिन नीचे वाली को ये दबाएगी ऊपर वाली, तो ऊपर वाली भी ऐसे करके जाएगी। ये भी ऊपर उठना चाहेगी क्योंकि फील्ड ऐसे निकलती है, लेकिन इसको ये दबाकर नीचे लेकर आ जाएगी। और अगर नीचे जाना चाहेगी तो नीचे वाली इसको दबाकर ऊपर लेकर आ जाएगी। फिर नीचे वाली को कोई रोकने वाला नहीं है, तो ये साइड से ऐसे निकल जाएगी। ये जो फील्ड हैं ये कर्ल हो चुकी हैं, इनकी हम बात नहीं करेंगे। हमने एक बड़ी सी सीट लेंगे और ऊपर टॉप का हिस्सा फॉरगेट, हम बस यहाँ पर फोकस करेंगे। यहाँ पर अगर मैं एक रिंग बनाता हूँ सर्कल, नाउ टेल मी कि कितनी फील्ड लाइन है, 1 2 3। उसी सर्कल को, उतना बड़ा सर्कल मैं यहाँ बनाता हूँ, अभी भी 3 है। और हम क्या जानते हैं कि एक एरिया में, एक रीजन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसंट्रेशन सेम होती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ हर जगह पर सेम है। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, हर पॉइंट पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो ऐसी फील्ड को बोलते हैं हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वी नो कि क्राउडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टेल्स अस अबाउट the strength of electric field. More crowding, more strength, but same crowding, same crowding, same crowding, same strength, that is your uniform electric field. अब ऐसे ही फील्ड को हम अज्यूम करते हैं, क्योंकि ऊपर वाला हम पोर्शन को फॉरगेट कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा रीजन बनाएंगे कि हम उसके सेंटर में लेकर घूमते रहेंगे। ठीक, तो एक ऐसा ही सोर्स हमारे पास है जो अपने चारों तरफ फील्ड लाइंस को छोड़ता है। अब हमने उसकी फील्ड लाइंस में ये कर्ल भी हो सकती है, बट कर्ल वाला हमें नहीं बनाना। अब हम एक डाइपोल को इसके पास लेकर आते हैं। अब उस डाइपोल का बिहेवियर क्या होगा इसके पास लाने पर, मैं इसको अगर ऐसे इसको इसके करीब ले जाता हूं मैं, तो इसमें क्या चेंजेस आएंगे ये हमें समझना है। वी नो कि डाइपोल बनाना तो आसान है। एक मेटल बार लिया, इन दो चार्जेस को या मेटल स्फीयर को एक रॉड से कनेक्ट कर दिया मैंने, ऐसे चार्ज पार्टिकल लेकर आऊँगा, यहाँ पर सेपरेशन हो जाएगा, इस रॉड को हटा दूंगा, इट विल बिकम अ डाइपोल। अब ये डाइपोल कैसा बिहेव करेगा,
ये हमें देखना है। सो देखते हैं। फर्स्ट लेट्स वी से कि डाइपोल को हम ऐसे रखकर लेकर आए, तो ये डाइपोल, ये दोनों कंडक्टर हैं, लेकिन ये चीज इंसुलेटर है, तभी तो चार्ज सेपरेशन रहेगा। अब ऐसे में कोई भी प्लस मान लो, लेट्स बी से कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर कैसा है, तो हमने डायग्राम से एरो बना दिए। मान लो ये जो सोर्स हमारे पास है, कहीं भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एरो इस तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, और एरो के डायरेक्शन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर बता सकते हैं कि यहाँ पर जरूर प्लस चार्ज होगा और यहाँ पर जरूर माइनस चार्ज होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा, तो ये सोर्स चार्ज है यहाँ पर, और एक सोर्स चार्ज यहाँ पर है, ये माइनस का सोर्स चार्ज, ये प्लस का सोर्स चार्ज, फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, प्लस टू माइनस, ऊपर वाली कर्ल हो रही है, छोड़ दो उसको। अब ये वाला प्लस क्यू, हम इसको ऐसे लेकर आए कि ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है। आपके मन में भी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन मैं आपको बोलता हूँ, पहला, डाइपोल को ऐसे क्यों रखा? दूसरा, प्लस यहाँ पर क्यों रखा? कहीं भी रख सकते थे। मैं आपको एक बात बता के चलता हूँ अभी, पहले जो आपको समझा रहा हूँ समझ लेना, उसके बाद जैसा मन करे आपका वैसी कंडीशन लगाओ, आपको सारे आंसर मिल जाएंगे। रूल क्या है बेसिक, उस पर फोकस करेंगे हम। मैं फिर इसके बाद सारी चीज़ बताता हूँ आपको। अब ये डाइपोल को प्लेस तो कर दिया हमने, नाउ टेल मी क्या होगा। यू नो, प्लस माइनस एक फोर्स, डाइपोल पर एक फोर्स लगेगी इस तरफ, इस चार्ज को ये प्लस अपनी तरफ खींचेगा। स्ट्रेंथ दोनों की सेम है। ये फोर्स कौन सी होगी? इलेक्ट्रिकल, और ये भी कौन सी होगी? वही इलेक्ट्रिकल, सेम। इसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो वी नो F इक्वल्स टू Q टाइम्स E, ये स्ट्रेंथ होती है ना। तो ये फोर्स लगा के इनको खींचा जा रहा है। नाउ टेल मी क्या होने वाला है। ये भी सेम है, ये भी सेम है। अगर मैं इसको ऐसे पकड़ के खींचता हूं, सो इट विल रोटेट। क्या ये इधर जाएगा? नहीं। क्या ये इधर आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें जो लीनियर फोर्स है, लीनियर फोर्स का मतलब जो इसको सीधा चला सकती है, वो तो इक्वल एंड अपोजिट है। क्योंकि ये स्ट्रेंथ और ये स्ट्रेंथ फोर्स की सेम होगी। क्यों सेम होगी? यहाँ पर जो चार्ज की स्ट्रेंथ है +5, यहाँ पर -5, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, तो चार्ज की स्ट्रेंथ सेम है, तो इसलिए लीनियर मोशन कैंसिल आउट हो जाएगा। लीनियर मोशन कैंसिल आउट, इसका मतलब कि जो डाइपोल है इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क। टॉर्क कैसे अप्लाई होता है? तो आंसर है कैसे अप्लाई होता है। देखो, एक डोर की बात करते हैं। जब हम डोर को ओपन करते हैं, मैं डोर बनाता हूं, सपोज कि इस तरह से। नाउ टेल मी, देखो क्या होता है। यहां पर इसका एक पॉइंट होता है जिसको पकड़ के हम ऐसे खींचते हैं। अब मुझे बताइए, एक फोर्स मैंने यहां लगाई, दूसरी फोर्स कहां लग रही होगी? ऑटोमेटिक इसको, जो इसके हिंजेस हैं उसको अंदर की तरफ धकेलते हैं। क्या पता चला आपको? इक्वल फोर्स होंगी। फोर्स का नेचर कैसा होगा? इक्वल। जैसे मैंने इसको एक्शन दिया, तुरंत उतना ही रिएक्शन आएगा। इक्वल फोर्स, बट ये कहां काम कर रही हैं? एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स। अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स 2 डिफरेंट पॉइंट्स पे काम करें, ये एक टॉर्क को जनरेट करता है। 11th में पढ़ा हमने डिटेल में। जैसे कि ये, मैं जितनी फोर्स यहां लगा रहा हूं उतनी फोर्स मैं यहां लगाऊंगा इसके नीचे, तो इक्वल हैं दोनों फोर्स लेकिन अपोजिट हैं। प्लस ये दोनों कैसे काम कर रही हैं? 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर। मैं एक फोर्स यहां भी लगा सकता हूं और एक फोर्स यहां भी लगा सकता हूं। ये टॉर्क जनरेट आसानी से नहीं होगा। टॉर्क फुल मैक्सिमम कब मिलेगा? जब ये फोर्स और ये फोर्स, इनका नेचर कैसा हो। तो एक फोर्स ऐसे
तो दूसरी फोर्स इस वाले पॉइंट के परपेंडिकुलर पॉइंट पर अपोजिट काम करे, तब टॉर्क मैक्सिमम काम करे। और टॉर्क ऐसे तो काम करता है, हमने पढ़ा था इसको, है ना। परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, कि एक फोर्स में यहाँ लगाऊं, दूसरी फोर्स में ऐसे लगाऊंगा, इट विल रोटेट। इसके रोटेट करने का नेचर कैसा है, क्या दिखता है आपको? क्लॉकवाइज, सो इट विल रोटेट क्लॉकवाइज। हमें इसके रोटेशन की कि क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, अभी हमें कोई चिंता नहीं करनी है खास बात। लेकिन एक बात है पक्की, इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क। नो लीनियर मोशन, बिकॉज इक्वल एंड अपोजिट फोर्स वो कैंसिल आउट करेंगे। नो लीनियर मोशन, तो क्या होगा? व्हेन ए डाइपोल इज प्लेस्ड और इज ब्रॉट नियर टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाएंगे तो इट विल रोटेट, ये रोटेट करेगा। कैसे करेगा? देखो, डाइपोल ये टॉर्क जनरेट करेगा, तो डाइपोल ऐसे आना चाहेगा, पूरी फोर्स खींचेगी इसको। जब ये आना चाहेगा, इसका इनर्शिया इसको यहां ले जाएगा, फिर इसी को ऊपर खींचना होगा। क्यों खींचेगा ये ऊपर? तो सोचो, अगर ये डाइपोल यहां प्लस चार्ज है, ठीक है, इसको ये चीज यहां खींचेगी और ये चीज यहां खींचेगी, तो अब इनका नेचर बताओ कैसा काम करेगा? हाँ, अगर मैं इसको ऐसे फोर्स लगाता हूं ऐसे करके, तो ये ऊपर जाएगा। क्या समझ में आ रहा है कि डाइपोल कंप्लीट ऐसे भी नहीं जा सकता है, नहीं जाएगा ये ऐसा। क्यों नहीं जाएगा, हम इसको देखेंगे। ये क्या करेगा? फाइनली आके रुक जाएगा। ये ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ये क्या चीज है इसका? ऑसिलेशन। फिर ऑसिलेशन तो है, लेकिन ये फोर्स इसके ऑसिलेशन को डैम्प कर देगी, कमजोर कर देगी और कहेगी कि डाइपोल ऐसे ऐसे ना करके थोड़ी देर रुक जाओ, शांत जाओ और एक लाइन में अपने आप को अलाइन कर लो। जब डाइपोल एक लाइन में आ जाएगा तो जाकर ये फोर्स कैंसिल और टॉर्क भी नहीं रहेगा। फाइनली नेचर चाहता क्या है? नेचर चाहता है कि डाइपोल इसी फील्ड के अलाइन कर ले, अपने आप को इसी फील्ड में अलाइन कर ले। ये डाइपोल, ये टॉर्क, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डाइपोल को ऐसा चाहेगी। अगर हम इसको उल्टा रखते हैं, डाइपोल ऐसे के बजाय ऐसे रख दें, तो ये घूमकर ऐसे भी आ सकता है या ये घूमकर ऐसे भी हो सकता है। तो मेन क्या है? मेन ये है कि ये चीज़ यहाँ आएगी और ये चीज़ यहाँ आएगी। क्यों आएगी? तो सबसे बड़ा कारण है फोर्स। डाइपोल के ऐसे अजीब बिहेवियर में सबसे बड़ा कारण है फोर्स। और ये फोर्स किसकी वजह से हो रही है? चार्जेस की वजह से। देखो, ये प्लस, तो इसको अपनी तरफ कौन खींच रहा है? ये वाले माइनस। इसीलिए जब ये नीचे जाएगा तो ये माइनस की फोर्स अभी भी यहीं पर है, और जब ये प्लस यहां रहेगा तो ये वाले माइनस इसको खींच कर अपनी तरफ लेकर आएंगे। इसीलिए डाइपोल का जो बिहेवियर है बड़ा ही अजीब है। जैसे मर्जी लेकर आएंगे, इट विल बम्प, ऑसिलेट, सब कुछ करेगा, रोटेट करेगा, सारे मोशन करेगा। उसके बाद फाइनली आके एक जगह पर शांत हो जाएगा। शांत होना ही है। और ये कौन से फील्ड में हो रहा है सारा काम? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब एक बार इसी टॉपिक को लेकर कुछ कैलकुलेशन पे वर्क करते हैं। हाँ, तो नो लीनियर मोशन बट रोटेशनल मोशन इज प्रेजेंट। बट रोटेशनल मोशन इज प्रेजेंट, वो तो होना है। क्यों होगा? ये तो नेचर हम समझ गए, बिकॉज यहाँ पर कपल ऑफ फोर्स, जोड़ा बना है फोर्स का, और वो फोर्स दो डिफरेंट पॉइंट पे काम भी करती है। वो चीज क्या क्रिएट कर रही है? दिस विल क्रिएट अ टॉर्क। अब टॉर्क तो एक फिजिकल क्वांटिटी है, नापा जा सकता है इसको, रोटेशनल फोर्स है।
नाप सकते हैं इसको। सिंबल क्या है इसका? हाँ, क्या होती है टॉर्क? तो आंसर है परपेंडिकुलर फोर्स या तो फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो एक तो होगी लीनियर फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। अभी दो फोर्स हैं कौन सी? एक ये और एक ये। इनके बीच की परपेंडिकुलर फोर्स कौन सी है? तो हमें दिखता है ये वाली है, ये वाली है परपेंडिकुलर फोर्स। अब हम क्या करेंगे? डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस 2D है ये वाली, तो हम इसको बड़े आसानी से बता सकते हैं कितनी होगी। कितनी होगी? अब हम कह सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा रखा गया है, क्या हमने सपोज किया? हमने सपोज किया कि देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को हमने कुछ एंगल पे रखा है। वर्डिंग सुना ना? फिर से वर्डिंग क्या कहा मैंने? कि डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एंगल थीटा पे रखा गया है। तो डाइपोल इन एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट एंगल थीटा, प्लेस्ड एट एंगल थीटा। क्योंकि डाइपोल कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही, और डाइपोल को हमने ये रख दिया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे या इसको ऐसे माने, और डाइपोल को हमने ऐसे रख दिया, ऐसे करके खड़ा। तो ये चीज़ क्या बनाएगा? एक एंगल। सो वो एंगल यहाँ में अपीयर होता है। अब इसी एंगल के रेस्पेक्ट में हमने इसके कंपोनेंट को पहचान लिया। नाउ टेल मी ये वाला पार्ट कितना होगा? ऑब्वियसली हम जानते हैं थीटा के सामने तो साइन थीटा, तो ये 2D है, तो ये वाला हो जाएगा 2D साइन थीटा। अब इसमें हम कैलकुलेट कर सकते हैं दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स वी नो दिस इज QE इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2D साइन थीटा। इसको क्रॉस प्रोडक्ट मत समझना, दिस इज योर मल्टीप्लिकेशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि अभी हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि Q और 2D को हम क्या लिख सकते हैं? P। तो PE साइन थीटा, ये बेसिक सा फॉर्मूला है जो एग्जाम में कई बार आता है। ये तो छोटी सी चीज़ है। इसके थोड़ा सा और एक पॉइंट पे एक कदम और आगे लेकर चलते हैं इसी टॉर्क के बारे में। देखिए टॉर्क तो है एक वेक्टर क्वांटिटी, तो अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो कैसे लिख सकते हैं? P एक और वेक्टर है, फिर E भी एक वेक्टर है, और दो वेक्टर के बीच में जो मल्टीप्लाई होता है या तो डॉट या तो क्रॉस। साइन थीटा है तो कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस। बस ये रिलेशन होल्ड कर गया वेक्टर फॉर्म में इस तरह से। और टॉर्क किस तरफ होगा? वी कैन फाइंड, ऐसे मूव करेगी बॉडी, ठीक है, इनसाइड। जैसे बॉटल की कैप को खोलते हमने क्या किया? एक फोर्स यहाँ से लगाया, एक फोर्स यहाँ से, एक इधर एक इधर। जैसे कि एक इधर फोर्स है, एक फोर्स यहाँ लगाते हैं, खोलोगे इसको तो मैं इसको ऐसे खींचूंगा, या तो खोलना है इसको। फिर से देखो इस ढक्कन कैप को कहाँ ले जाना है मुझे? ऊपर की तरफ। तो ये फोर्स यहाँ लगाऊंगा मैं, और इसको मैं इधर खींचूंगा मैं। एक फोर्स यहाँ, एक फोर्स यहाँ, तो ये रोटेट करना स्टार्ट कर देगा और ये खुल के ऊपर आ जाएगा। अंदर ले जाना है तो ये फोर्स यहाँ और ये फोर्स यहाँ, दिख रहा है ना? ये मैं ऐसे लगाऊंगा और ये मैं ऐसे लगाऊंगा, तो बंद हो रहा है ये ऐसे, ये ऐसे है ना। इसको ऐसे खींचूंगा, इसको ऐसे, तो टॉर्क हमें दिखता है इसमें, ठीक है। तो ये बन गई इसकी कैलकुलेशन। अब मैं आपको एक ऐसे पॉइंट पे ले जाऊंगा जहां पर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन क्या, कौन सा? कि डाइपोल को ऐसा ही क्यों रख दिया? ऐसी चीज़ों के लिए मैं एक टॉपिक लेना चाहता हूं, वर्क डन, ठीक है। इसको नया बना दो। डाइपोल मोमेंट, ये इसकी एक डेफिनेशन और देख सकते हैं। देखो क्या डेफिनेशन, अगर ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी स्ट्रेंथ 1 यूनिट हो, 1 यूनिट मतलब 1 न्यूटन पर कूलम हो, इफ E इक्वल्स टू 1 न्यूटन पर कूलम, और प्लस में जो डाइपोल है इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में
इलेक्ट्रिक फील्ड में परपेंडिकुलर रखा है, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा इस केस में? अगर परपेंडिकुलर है साइन 91 हो जाएगा। ये भी 1 ये भी 1, तो टॉर्क किसके इक्वल आया? डाइपोल मोमेंट के। यहाँ से एक डेफिनेशन और बनती है डाइपोल मोमेंट की, क्योंकि डाइपोल मोमेंट ये रोटेशन को दिखलाता है। कैसा रोटेशन? तो यू कैन सी डाइपोल मोमेंट इज ए टॉर्क व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड हैज यूनिट स्ट्रेंथ and a dipole is placed perpendicular into the electric field, then dipole moment is a torque। तो dipole moment ही कितना होगा? टॉर्क। इनकी कैलकुलेशन तब सेम होगी। सोचो एक चीज़ को कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हुई तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म का मतलब इस तरह से, यहां पर क्राउडिंग ज़्यादा, यहां क्राउडिंग कम। ऐसे में ये जो फोर्सेस हैं ये अलग अलग होगी, क्योंकि ये फोर्स डिसाइड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी तो इसमें लीनियर मोशन भी होगा, रोटेशनल मोशन भी होगा। मतलब ये डाइपोल आगे भी जाएगा, रोटेट भी करेगा नॉन यूनिफॉर्म में। कैसा बिहेवियर होगा ये हम अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसी भी हो सकती है, लेकिन यूनिफॉर्म एक ही होती है, सेम स्ट्रेंथ। और डिफरेंट स्ट्रेंथ तो डिफरेंट ही होगी बहुत सारी, तो उसके लिए हम नहीं बता सकते। लेकिन एक शर्त है, लीनियर मोशन भी और रोटेशनल मोशन भी, दोनों एक साथ। ठीक, अच्छा अब एक टॉपिक कुछ थोड़ा सा और देखो, वो चीज़ क्या है? वर्क डन इन डाइपोल। वर्क डन इन डाइपोल, ये टॉपिक से क्या मतलब है? इसको थोड़ा बड़े अच्छे से पकड़ना टॉपिक को। जब एक डाइपोल की हम बात कर लेते हैं तो डाइपोल को ऐसे लेकर आना चाहते हैं। नेचर क्या चाहता है? नेचर चाहता है कि जो डाइपोल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर जाए। अलाइन मतलब ये प्लस ऐसे का ऐसा रहे। तो अगर एक डाइपोल को हम लेकर आते हैं उसको इसी नेचर में, तो वो ऐसा रहेगा शांत। हम उसको डिस्टर्ब करते हैं, और जब डिस्टर्ब करेंगे तो हमें ये जो फोर्स लग रही है इलेक्ट्रिकल, नेगेटिव खींच रहा है प्लस को, इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगाकर इसको हमें किसी एंगल पे रखना पड़ेगा। डाइपोल तो ऐसे रहना चाहता है, हमने डाइपोल को बोला कि चलो मुड़ जाओ, मुड़ गया। ये मोड़ने के लिए क्या किया? हमने वर्क डन किया, और इसी वर्क डन की कैलकुलेशन हमें करनी है। समझे? ये किसका वर्क डन है? ये वर्क डन हमने किया इसको ऐसे लाने के लिए, और ये हमें फोर्स लगानी ही पड़ेगी क्योंकि ये फोर्स इसको इधर खींच रही है। ठीक है, तो यही वर्क डन की कैलकुलेशन हमें करनी है। अब ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो वर्क डन की कैलकुलेशन यहाँ पर टॉर्क से की जाएगी, क्योंकि टॉर्क वही फोर्स है जो इसको अलाइन करा रही है। उसी के अगेंस्ट हमें फोर्स लगानी पड़ेगी। टॉर्क ही तो चाहता है ना कि ये ऐसे आ जाए, और हमें उसी टॉर्क के लिए उसे घुमाना पड़ेगा। तो क्या बनता है फॉर्मूला? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कौन से डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कर सकते हैं कैलकुलेशन, बट रिमेंबर यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। वर्क डन के फॉर्मूले हमेशा कब काम करते हैं? तभी काम करेंगे जब कांस्टेंट फोर्स होती है। फोर्स जब कांस्टेंट होती है, ये फोर्स कांस्टेंट नहीं है। क्यों? देखो, डाइपोल की स्ट्रेंथ फिक्स हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो गई, तो इसलिए टॉर्क किसका फंक्शन है? थीटा का। और हम जानते हैं कि जब डाइपोल ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है तो एंगल चेंज होगा ऑब्वियस है, और जब एंगल चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज होगा। ये टॉर्क वेरिएबल है, और वेरिएबल के लिए हम फॉर्मूला नहीं बना सकते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? वही पुराना रूल जो हमने 11th में किया। हमें इस वेरिएबल टॉर्क को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे कांस्टेंट? तो आंसर है कि हम एक छोटी सी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक टॉर्क कांस्टेंट,
दूसरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए दूसरा टॉर्क कांस्टेंट, तीसरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए तीसरा टॉर्क कांस्टेंट। तो छोटे छोटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने जो टॉर्क है उसको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट मान लिया। अब हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इकट्ठा कर लेंगे पूरा का पूरा, जहां तक भी वर्क डन कराना चाहो, जिस एंगल तक इसको उठा के लेना है, इसको यहां से यहां रखना है, यहां के लिए करो एंगल को चेंज, यहां से यहां रखना है तो इस एंगल के लिए चेंज करो। तो एंगल के अकॉर्डिंग, इसलिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे एंगल के रेस्पेक्ट में। तो कहां से किस एंगल तक वर्क डन कराना है, ये 0 डिग्री से 90, 0 से 180 वी कैन प्लेस। ओपन करते हैं इसको। टॉर्क क्या होता है? सो आंसर पी ई साइन थीटा और ये डी थीटा। नाउ यू नो कि कैलकुलस में चाहे इंटीग्रेशन चाहे डिफरेंशिएशन, ये वेरिएबल पर ही ऑपरेट होते हैं। ये तो कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है तो इसको हम आउटसाइड रख लेंगे और θ1 θ2। अगर इस कांस्टेंट के साथ कोई वेरिएबल नहीं होता तब थोड़ी सी प्रॉब्लम आती। ये वेरिएबल है इसलिए हम इसको इंटीग्रेट आसानी से कर सकते हैं। अब याद रखिए क्या होगा रूल ये बनता है इसका आगे इंटीग्रेशन जो आप पढ़ोगे क्लास 12 में, वो ये पढ़ोगे कि साइन थीटा को जब हम इंटीग्रेट करेंगे, याद रखना एंगल के रेस्पेक्ट में करना है वरना ये इंटीग्रेट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वेरी कर रहा है तो हम उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कराएंगे। इसका इंटीग्रेशन बनता है हमारे पास, ये तो सेम ये फिक्स रहेगा PE, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन बनता है माइनस कॉस थीटा, और ये जो आपका डी थीटा है इसने ऑपरेट कर लिया इस पर, इसको जब ऑपरेट किया तो ये क्या बन गया माइनस कॉस थीटा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेना चाहते हो θ1 से θ2। नाउ अब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। तो ये चीज़ क्या थी, वर्क डन इक्वल्स माइनस को आउटसाइड PE कॉस इस थीटा की जगह पे पहले ये रखते हैं ऊपर वाला अपर लिमिट, T आ जाएगा θ2 माइनस दिस विल कॉस θ1। तो ये हो गया फाइनल। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये जो माइनस है आई थिंक इट शुड बी प्लस, फिर वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। देखिए इसको हमें करना था तो PE लिमिट रखते हैं तो माइनस कॉस θ2, then this minus and again minus will be plus cos θ1, है ना। इनकी लिमिट में रेंज में हम करते हैं किसी भी चीज़ को तो रेंज में माइनस आता है और ये माइनस हो जाएगा प्लस। इसको हम फिर से लिख सकते हैं PE cos θ1 माइनस cos θ2, ये ठीक है। अच्छा ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला बचा, और ये क्या है, वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, कि एक डाइपोल को रोटेट करने पर कितना वर्क डन करना पड़ता है, और ये वर्क डन हमें ही करना पड़ेगा। तो डाइपोल तो चाहेगा ऐसे आने के लिए तो हम इसको ऐसे लेकर आना चाहेंगे, ठीक है। अच्छा फिर से अगर हमने डाइपोल को 0 डिग्री से 90 डिग्री पे लेकर आए तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम। PE cos 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, और माइनस cos 90 0, तो ये 1 हो जाएगा सिंपल। 1 माइनस 0 1 होता है, तो ये PE बचेगा। और अगर
हम 0 डिग्री से, एक मिनट, और अगर 0 डिग्री से इसको 180 पर ले जाते हैं, 180 पर मतलब डाइपोल ऐसे, मैंने ज़बरदस्ती डाइपोल को ये पकड़ के ऐसे लेकर आया, जैसे मैं छोड़ूंगा फिर ही करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से खींच लेगी। इसको मैं ये घुमा के लेकर आऊंगा, फिर ही करूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से खींच लेगी। बट मुझे कितना वर्क डन करना पड़ा इसको यहाँ से यहाँ लाने के लिए, ये हम देख सकते हैं। सो वर्क डन इक्वल्स टू PE cos 01 माइनस cos 180 माइनस का 1, देखो पता कर सकते हैं माइनस का 1। एक ग्राफ बनाया हमने, ये 0, ये 90 डिग्री का एंगल, देन अगेन दिस इज योर 90। तो ये वाला 90 कहाँ आ रहा है, ये 1 पे होता है मैक्सिमम और ये वाला नेगेटिव में मैक्सिमम, तो मतलब माइनस का 1, तो 1 माइनस माइनस का 1, तो प्लस 2 PE, इतना वर्क डन करना पड़ेगा। ओके तो यहां पर हमें ज्यादा करना पड़ेगा, इट इज ऑब्वियस कि करना पड़ेगा ही, क्योंकि यहां से यहां ले जाने पर ठीक है, लेकिन जब यहां से यहां लेकर आ रहे हैं तो ज्यादा एनर्जी लग रही है हमारी। अच्छा ये एनर्जी की बात आई है तो पोटेंशियल एनर्जी को भी देख लो कितना होती है। पोटेंशियल एनर्जी को, कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना उसमें हर एक बारीकी का पता होना जरूरी है। पहला कि वर्क डन किसने कराया ये आपको पता होना जरूरी है। तो ये टॉपिक लिखे होते हैं वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल, हमें समझ नहीं आता कि वर्क डन कर कौन रहा है, ये डाइपोल खुद कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड करा रही है, ये वर्क डन तो हम कर रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बनी कैसे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ही ले जाना पड़ेगा ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चाहेगी रुके रहो। अब जो डाइपोल ऐसे आ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसको वापस लाना चाहेगी, फिर से ये डाइपोल, मैं डाइपोल को ऐसे लेकर आया, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहेगी ऐसे आ जाओ, ठीक है, मैं इसको ऐसे लेकर आया और आपको कहता हूं अपने हाथ नीचे रखो, चोट लगेगी, क्यों लगी है, और जब मैं इसको ऐसे रखूंगा तो बड़ी तेजी से आएगा, फिर ये क्यों हो रहा है। तो आंसर है कि डाइपोल को जब हमने यहां से यहां पर वर्क कराया तो ये वापस आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा, क्योंकि इसने यहां से यहां पर एक पोटेंशियल एनर्जी गेन कर ली, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उसको काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में वापस लेकर आएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, और जितनी पोटेंशियल उतनी काइनेटिक, तो कितनी है पोटेंशियल एनर्जी ये निकाल सकते हैं हम, पोटेंशियल एनर्जी है कितनी ये फाइंड कर सकते हैं। सोच के मुझे बताना, जब डाइपोल यहां पर है तो ये यहां पर क्यों आना चाहता है। तो आंसर है जैसे ये यहां पर है, नीचे क्यों आना चाहता है। तो हमने जानते हैं कि हमारे नेचर में जितनी भी चीजें हैं वो अपनी मिनिमम एनर्जी की कंडीशन पर आना चाहती हैं, याद है ना, जहां पर उनकी एनर्जी सबसे कम खर्च होती है। इसीलिए ये डाइपोल यहां पर क्यों है, क्योंकि इसकी एनर्जी यहां कम खर्च हो रही है। यहां लेकर आएंगे तो एनर्जी कुछ और खर्च होगी, यहां पर कुछ और, तो ये वापस आना चाहेगा ताकि कम से कम एनर्जी खर्च हो। यहां पर मिनिमम कितनी एनर्जी है,